गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट का आगे का हिस्सा नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, कल हमने पढ़े थे स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब था जहां धनायनों और ऋणायनों यानी कि कैटाइंस और एनाइंस का रेशो चेंज नहीं होता। अगर कोई कैटाइन बाहर जाता है तो एनाइन भी बाहर चला जाता है, या फिर कैटाइन बाहर जाता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी आज हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक यानी कि नॉन स्टोइक्योमिति या असमीकरणमितीय दोष। इसका मतलब क्या होता है कि अगर क्रिस्टल जालक से बाहर कोई एनायन गया है तो कैटायन नहीं जाएगा, और कैटायन गया है तो एनायन नहीं जाएगा, यानी कोई एक ही आयन जाएगा। या फिर कोई कैटायन एक्स्ट्रा कैटायन अंदर आ जाए या कोई एक्स्ट्रा एनायन अंदर आ जाए जालक के बीच में। ठीक है ना, यानी चार प्रोबेबिलिटीज हुई। तो इन दोनों चारों प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अगर कैटायन बाहर जाता है तो कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और एनायन बाहर से आता है तो भी कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। यानी धनायन के बाहर जाने से या अतिरिक्त ऋणायन के अंदर आने से, दोनों ही कंडीशंस में जालक के अंदर धातु धनायन की कमी हो जाती है। दूसरी चीज, या फिर धातु धनायन बाहर से अंदर आ जाए या अंदर से कोई ऋणायन बाहर चला जाए। इन दोनों ही स्थितियों में जालक के अंदर धनायन की वृद्धि हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि हमने जब पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में जाना था कि यहाँ ये एनाइंस और कैटाइंस जब आपस में अरेंज हैं, तो अगर यहाँ से ये कोई कैटायन बाहर चला जाए तो इसमें कैटायन यानी धनायनों की कमी हो गई, या कोई ऋणायन अंदर आ जाए। ऋणायन अंदर आएगा तो धनायनों की संख्या उतनी ही रहेगी, लेकिन ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी। ऋणायनों की संख्या बढ़ने के कारण धनायनों की हम कहेंगे कि कमी हो गई है। दूसरी चीज, कोई ऋणायन बाहर चला जाए तो इस जालक में ऋणायनों की यानी एनायनों की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, एनायनों की संख्या में कमी आ जाएगी तो कैटायनों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, या दूसरी चीज कि कोई कैटायन बाहर से इन अंतराकाशों में प्रवेश कर जाए तो भी हम ये कहेंगे कि यहाँ इसमें कैटायन की इंक्रीज हो गई, कैटायन या धनायनों की संख्या में वृद्धि हो गई है। यानी किसी भी तरीके से जब कोई बाहर से धनायन आए या अंदर से बाहर धनायन या ऋणायन जाए तो दो ही स्थितियां होती है, या तो धातु धनायन की कमी हो जाती है या धातु धनायन में अधिक हो जाती है, अधिक किया जाता है। तो हमने जो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनको भी दो ही भागों में बांटा है, धनायन या धातु आधिक्य दोष और धनायन या धातु अभाव दोष। यानी कि यहाँ जब नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में धातु धनायनों का आधिक्य हो जाए, ऋणायनों की कमी हो जाए, धातु धनायन अधिक हो जाए तो उसे कहेंगे धातु आधिक्य दोष। और जब धातु या धनायनों की कमी हो जाए या कहीं ऋणायनों की वृद्धि हो जाए तो उसे हम कहेंगे धातु धनायन धातु अभाव दोष। ठीक है, अब धातु आधिक्य दोष दो प्रकार के हो सकता है। मैंने आपको बताया एनायन वैकेंसी या ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, यानी कि कोई भी ऋणायन अपना प्रॉपर प्लेस छोड़कर जालक से बाहर चला जाए तो ऑटोमेटिकली उसमें धनायन तो ज्यादा हो जाएगा, ऋणायन कम हो जाएगा, तो उसको हम धातु आधिक्य दोष कहेंगे। या दूसरी चीज कि कोई धनायन बाहर से उनके अंतराकाशों में प्रवेश कर जाए, अंतराकाश में एक्स्ट्रा धनायन आने के कारण भी धातु धनायनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरा धनायन धातु अभाव दोष। अभाव मतलब कमी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि धातु अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चल जाए। ऋणायन सब वहीं अरेंज है, केवल धनायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाए तो उसमें धातु धनायनों की कमी हो जाएगी, तो उसे धातु अभाव दोष कहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई ऋणायन बाहर से अंदर आ जाए और अंतराकाशों में प्रवेश कर ले, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि हम जानते हैं एनायंस जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और बड़े आकार का होने के कारण वो अंतराकाशों में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए धातु अभाव दोष केवल एक ही प्रकार से उत्पन्न होता है, धनायनिक रिक्तिका के कारण। इनको एक एक करके समझते हैं। अब हम पहले हम देखते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष में पहला कारण हम देखते हैं ऋणायन रिक्तिका के कारण। ऋणायन रिक्तिका के कारण यानी कि ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाए, ठीक है, तो ही उसकी जगह पर कोई रिक्त स्थान बन जाएगा, और रिक्त स्थान बनेगा तो उसे कहेंगे हम ऋणायन रिक्तिका। क्या मतलब है इसका, जैसे हमने ये NaCl जालक बनाया, NaCl जालक में सभी Na+ अपनी चारों तरफ Cl- आयन से और सभी Cl- अपनी चारों तरफ Na+ आयन से सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं।
सोडियम वेपर में इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा कि ये जो सोडियम वाष्प होगी ये आयोनाइज होगी, यानी इसका आयनीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे और Na+ आयंस बनेंगे। यानी कि इस जालक के चारों तरफ Na+ आयनों का आधिक्य हो जाएगा। उन Na+ आयनों के आधिक्य के कारण क्या होगा कि अंदर जो क्रिस्टल में Cl- आयंस हैं ये बाहर की ओर आकर्षित होंगे, और बाहर की ओर आकर्षित होंगे तो हो सकता है कोई एक, मान लीजिए हम कह रहे हैं ये Cl- इससे आकर्षित होकर बाहर चला गया, और यहाँ पर Na+ ने जब Cl- से रिएक्शन कर ली तो बना लिया Na+, यानी ये बाहर की तरफ डिपोजिट हो जाएगा। तो जब ये Cl- यहाँ से बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह पर ये बन जाएगी एक रिक्तिका, एक वैकेंसी बन जाएगी। ठीक है, ऋणायनिक रिक्तिका बन जाएगी, और इस ऋणायनिक रिक्तिका के कारण जब इसकी यहाँ कमी हो गई है तो इस लैटिस में हम देखें तो कंपैरेटिवली जो धनायन है उनका आधिक्य हो चुका है, और धनायनों का आधिक्य हो चुका है, इसका मतलब धातु आधिक्य दोष है। लेकिन अब इसमें धनायनों का आधिक्य होने के कारण धनावेश की मात्रा भी बढ़ गई, जबकि कोई भी क्रिस्टल विद्युत रूप से उदासीन होना चाहिए। तो उस उदासीनता को, विद्युत उदासीनता को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही इस रिक्तिका में प्रवेश कर जाते हैं, और जब इस रिक्तिका में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जब स्थिर हो जाते हैं तो इस केंद्र को, या इस जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं इस इलेक्ट्रॉन वाले केंद्र को हम कहते हैं एफ केंद्र। ठीक है, एफ सेंटर। ये क्या होते हैं, एफ सेंटर्स क्या होते हैं, एफ सेंटर, एफ का मतलब यहाँ होता है फेब्रे, यानी कि रंग उत्पन्न करने वाला। ठीक है, यानी इस जालक में जब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, धनायन की रिक्तिका, धनायन का आधिक्य हो चुका है, ऋणायन की रिक्तिका बन चुकी है, उस ऋणायन के आवेश की पूर्ति के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस जालक में रंग उत्पन्न कर देता है, और इस रंग उत्पत्ति के कारण ही ये जो NaCl का जो सफेद जालक था वो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, NaCl का जालक पीला हो जाता है। इसी तरीके से KCl का जालक बैंगनी हो जाता है, और LiCl का जालक गुलाबी हो जाता है। इन सब का कारण क्या है कि इनमें से जो Cl- आयंस हैं वो बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह पर रिक्तिका बन जाती है, और उस रिक्तिका में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, जिससे F केंद्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला दोष था धातु आधिक्य के कारण। दूसरा धातु आधिक्य के कारण क्या हो सकता है कि बाहर से कोई अन्य धातु धनायन प्रवेश करे और वो अंतराकाश में आ जाए। सभी धनायन अपने अपने प्रॉपर प्लेसेस पर हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा धनायन आ गया है अंतराकाश में, और इस अंतराकाश में धनायन आने से इस जालक में धनायन का आधिक्य हो गया। ठीक है, मेटल एक्सिस में आ गई, और इस धातु धनायन के आधिक्य के कारण आवेश में भी वृद्धि हो गई। इस आवेश को उदासीन करने के लिए इस पर जितना आवेश है उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इन अंतराकाशों में भी प्रवेश कर लेते हैं, जिससे जो क्रिस्टल लैटिस है वह पूरी तरह से विद्युत उदासीन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जब अतिरिक्त धनायन आ गया है तो धातु आधिक्य दोष हो गया, और इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, और जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वहाँ रंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर हम ZnO का एग्जाम्पल लें कि यहाँ पर जितने भी धनायन है वो सारे Zn+2 हैं, और जितने भी ऋणायन हैं वो O-2 हैं, तो वो ZnO का जो क्रिस्टल वाइट कलर का होता है वो इस तरह की त्रुटि के कारण या इस डिफेक्ट के कारण येलो हो जाता है। ये त्रुटि कब उत्पन्न होती है, जब ZnO को, जो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल था, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये अपने आप ही टूटता है, किसमें, Zn+2 में। O2 और 2 इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इनमें से ये O2 गैस तो वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो Zn+2 आयन हैं क्रिस्टल जालक में ही अंतराकाशों में प्रवेश कर जाते हैं, और जब अंतराकाश में प्रवेश करते हैं तो धनावेश में वृद्धि हो जाती है। इस धनावेश को उदासीन करने के लिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये भी अंतराकाश में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो धनायन अंतराकाश में आया तो अतिरिक्त धनायन आ गए, और अतिरिक्त धनायनों को उदासीन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार जालक की विद्युत उदासीन तो बनी रहती है, लेकिन रस समीकरण मिति नष्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी हो चुकी है और Zn+2 आयनों की वृद्धि हो चुकी है। इस तरीके, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ZnO का रंग पीला भी हो जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जैसे अगर ZnO का क्रिस्टल जालक समझ रहे हैं आप, तो ये सारे ग्रीन डॉट्स Zn+2 आयंस हैं और ऑरेंज सर्किल्स सारे के सारे O-2 आयंस हैं। तो Zn+2 आयन सभी अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा Zn+2 आयन अगर यहाँ प्रवेश कर गया है तो एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और अंतराकाशों में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि एक Zn पर 2 धनावेश है। तो धनावेश जब अंतराकाश में आ गया तो धनावेश की संख्या बढ़ गई, इसीलिए इसको कहते हैं हम धातु आधिक्य दोष, यानी कि मेटल एक्सिस डेफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा दोष होता है धातु अभाव दोष, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी जो है, इसमें धातु धनायन अपने जालक को नियत स्थान से छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो डेफिशिएंसी है केवल उन जालकों में ही पाई जाती है जो संक्रमण धातुओं से बने हुए होते हैं। तो ये केवल संक्रमण धातुओं के यौगिकों में ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि संक्रमण धातुएं हमेशा परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब समझ गए होंगे आप, जो जिनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल हम ABCD नोट करें तो A तो कोई संक्रमण धातु धनायन है और B कोई भी ऋणायन है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखें कि अगर यहाँ A+ B- A+ इस तरह से अरेंज हैं, यहाँ पर ये B- आयन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई A+ आयन बाहर चला गया है, यहाँ पर भी B- है, यहाँ से कोई A+ आयन बाहर चला गया, तो इस A+ आयन के बाहर जाने के कारण उसकी जगह तो रिक्तिका बन गई, लेकिन इस जालक में अब धनायनों की कमी हो गई, अभाव हो गया, डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और एफिशिएंसी के साथ साथ धनायन की भी कमी हो गई। तो जब धनायन की कमी हो गई है तो उस धनायन की पूर्ति कैसे की जाए? ऋणायन की कमी हुई थी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने पूर्ति कर दी थी, लेकिन धनायनों की पूर्ति कैसे की जाए? तो धनायनों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि ये संक्रमण धातुएं हैं और संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। तो जितने आवेश की कमी हुई है उतना ही आवेश इस जालक में उपस्थित अन्य धनायनों द्वारा अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के द्वारा पूर्ण कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से एक A+ आयन था वो बाहर चला गया, तो इसमें एक धनावेश की कमी हो गई, तो एक अन्य आयन A+ ने अपनी संयोजकता को बढ़ा लिया और उसे A+2 कर लिया। +2 करते ही इसमें धनायन की कमी तो अभी भी है, लेकिन धनावेश की कमी नहीं है। धनावेश फुलफिल हो चुका है। अब पूरे जालक में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है, लेकिन धनायनों की संख्या कम है और ऋणायनों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल लें FeO का। FeO में हम देखें Fe+2 O-2, Fe+2 O-2 इस तरीके से क्रिस्टल जालक में पाए जाते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ से एक Fe+2 आयन बाहर चला गया, तो यहाँ पर धातु धनायन की कमी हो गई और एक Fe+2 बाहर जाने के कारण इस जालक में +2 आवेश की कमी भी हो गई है। तो इस +2 आवेश की पूर्ति कैसे की जाए? इस +2 आवेश की पूर्ति करने के लिए 2 Fe+2 आयन अपनी संयोजकता को बढ़ा लेते हैं और दोनों ही Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे यहाँ इस जालक में धनावेश की मात्रा तो संतुलित हो गई, लेकिन धनायनों की अभी भी कमी रह गई। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से एग्जाम्पल है Ni0.98O, यानी कि इसमें Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ऑक्साइड आयन यानी O-2 स्टेट में होता है। ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें निकल +2 आयंस की अगर संख्या 98 है, यानी 98 Ni+2 आयन प्रेजेंट हैं, तो ऑक्साइड आयंस 100 हैं। ठीक है, यहाँ Ni+2 आयंस की डेफिशिएंसी है और ऑक्साइड आयंस यहाँ ज़्यादा हैं, तो इससे यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, तो मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट तो हो गया, लेकिन अब ये चार्ज बैलेंस नहीं है। इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई भी 2 Ni+2 आयंस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को Ni+3 में ऑक्सीकृत कर लेते हैं, जिससे इसका चार्ज बैलेंस हो जाता है, नंबर ऑफ कैटायंस कम ही रहते हैं। इस प्रकार हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ लिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी कि अरस समीकरण में ये दोष भी समझ लिए। अब तीसरे नंबर पर आते हैं अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि अब उसमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि A+ और B- से मिलकर कोई एक बना जालक है। इसमें अगर हम C+2 की कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तो जब
ए प्लस और बी माइनस की प्रॉपर लैटिस में किसी भी एक ए प्लस के स्थान पर अगर C-2 आ जाता है तो एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट को शो करता है, ठीक है। और जब यहाँ C+2 आएगा तो इसमें +1 चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। +1 चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा तो एक जगह से A+ आयन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाएगा, जिससे उसकी जगह पर एक रिक्तिका या वैकेंसी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वैकेंसी या रिक्तिका भी बन जाती है कब, जब हमने कोई इम्प्योरिटी भी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी हमेशा किसी न किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की मिलाई जाती है, यानी कि उच्च धन विद्युतीय तत्व की मिलाई जाती है। जैसे NaCl के जालक में जब हम SrCl2 की अशुद्धि मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो Cl- आयंस की जगह तो Cl- आयन आ जाते हैं, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब Na+ के स्थान पर Sr+2 आयंस आएंगे, Na+ के स्थान पर यहाँ Sr+2 आयन आ गए हैं, तो एक Na+ को अगर एक Sr+2 ने रिप्लेस किया है तो इसकी वजह से इसमें एक +1 चार्ज बढ़ गया। उस +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक Na+ आयन अपने स्थान से बाहर चला जाता है और यहाँ पर भी एक रिक्तिका यानी कि वैकेंसी बन जाती है, ठीक है। इस तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी वैकेंसीज बनती हैं। जब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को शो करते हैं तो समझ में आ गया होगा, जब हम किसी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव या उच्च धन विद्युतीय धातु की अशुद्धि मिलाते हैं तो चार्ज धनावेश जो है वो क्रिस्टल में बढ़ जाता है, जिसको उदासीन करने के लिए उतने ही धनायन जालक से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से क्रिस्टल में एक दोष यानी कि अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से शायद आपको सारी इम्परफेक्शन सॉल्व यानी ठोसों में अपूर्णताएं समझ में आ गई होंगी। ठोसों में अपूर्णताओं को हमने दो तरीके में बांटा था, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और बिंदु त्रुटियां। इलेक्ट्रॉन त्रुटियां फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होती हैं और बिंदु त्रुटियां यानी कि पॉइंट डिफेक्ट अवयवी कणों के अपने नियमित निश्चित स्थान से बाहर निकल जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये त्रुटियां फिर 3 तरीके थी, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष को हम कहते हैं जिनमें स्टोइकियोमेट्री नियत होती है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष उन्हें कहते हैं जिनमें स्टोइकियोमेट्री नियत नहीं होती बल्कि परिवर्तित हो जाती है। और इम्प्योरिटी दोष उन्हें कहते हैं जिनमें हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उनमें जालक में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर हमने देखी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के थे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष जिसमें शॉर्टकी दोष होते हैं, अंतराकोश यानी कि फ्रैंकल दोष होते हैं। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों ही एक एक करके अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं, जबकि अंतराकाशी दोष में केवल धनायन ही अपने स्थान से बाहर जाते हैं और स्थान से बाहर नहीं जाते बल्कि स्थान से हटते हैं और अंतराकाश में केवल अंतराकाश में प्रवेश करते हैं, जालक से बाहर नहीं जाते, जबकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही जालक से बाहर चले जाते हैं। फिर हमने देखे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फिर दो प्रकार के थे, धनायन या धातु आधिक्य दोष, धनायन और धातु अभाव दोष। धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है एनायनिफिकेशन यानी कि जब कोई ऋणायन जालक से बाहर चला जाता है या अंतराकाश में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण, जबकि धातु धनायन जो अभाव दोष है वो तो उत्पन्न होता है संक्रमण धातुओं की यौगिकों में यानी कि डी ब्लॉक तत्वों की यौगिकों में। उनमें डी ब्लॉक जो संक्रमण धातु है वो अपने स्थान से बाहर चली जाती है, उसके आवेश को संतुलन करने के लिए अन्य जो धनायन होते हैं वो अपने आवेश में वृद्धि कर लेते हैं, अपने आप को संतुलित ऑक्सीकृत कर लेते हैं। जबकि अशुद्धि दोष में जब हम उच्च धन विद्युत तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो उस अशुद्धि के कारण बढ़े हुए आवेश को संतुलित करने के लिए कोई भी धातु धनायन अपने नियत स्थान से छोड़कर बाहर चला जाता है, उससे भी रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने NaCl में SrCl2 के एग्जाम्पल भी देखा था। इस तरीके से आपने सभी एग्जाम्पल्स में ये चीज़ जरूर नोट की होगी कि अशुद्धि या दोष किसी भी प्रकार का हो उनमें अधिकांशतः रिक्ति उत्पन्न होती है और रिक्ति उत्पन्न नहीं होती तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जालकों की विद्युत चालकता हमेशा बढ़ जाती है। थैंक यू।